अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश 201 यानी बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग के क्विज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके क्विज में पूछे गए तमाम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि उसका आंसर जो है वो आपने हैंडआउट्स के अंदर किस तरह ढूंढना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंग्लिश 201 यानी बिजनेस और जो टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका जो क्विज नंबर 3 है वो स्टार्ट हो गया है, जिसको अटेम्प्ट करने की जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 12 अगस्त है और जबकि क्विज जो है वो हमारा आज की डेट के अंदर यानी कि 10 अगस्त को स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो क्विज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरह से था कि व्हाट इज मेंट बाय क्राइटेरिया, के क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहाँ पे मैं उससे पहले आपको ये बताता जाऊँ कि आपका जो क्विज नंबर 3 था वो आपके लेक्चर नंबर 25 से लेके लेक्चर नंबर जो 28 है, इन 4 लेक्चरों में से आया है। तो जिसमें हमारे पास सबसे पहला लेक्चर जो है वो हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में आ जाता है, जिसमें हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। हम वहाँ पे जो है वो रिसर्च रिपोर्ट के बारे में और जो जनरल पर्पस रिपोर्ट होती हैं, इन 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में जो है वो ये वाला क्विज पूछा गया था। तो अगर आप जनरल पर्पस रिपोर्ट वाला आर्टिकल जो है, जो लेक्चर है, उसको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, या आप अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट वाला लेक्चर जो है और ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट वाला है, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं जिसमें ज्यादातर जो क्विज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से है जी कि व्हाट इज मेंट बाय क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या होता है जी, कि इसका आंसर जो है वो आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगा। तो क्राइटेरिया क्या होता है जी कि इट इज यूज टू एवेलुएट द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि हमारे पास जो कोई भी जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कि हमने कोई भी जो तरीकाकार अपनाना होता है, उस तरीकाकार को एवेलुएट करने के लिए, चेक करने के लिए कि वाकई ये वाला तरीकाकार जो है ये हमारे मसले का हल निकालता भी है या नहीं। यानी कि ये वाला जो मेथड है अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे जो गोल हैं वो पूरे होते हैं या नहीं होते। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा टू एवेलुएट द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो अगर आप इसके प्रूफ की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ भी इसका शो कर देता हूँ। तो ये वाला प्रूफ आप दे सकते हैं कि क्राइटेरिया की जो डेफिनेशन है, इसके अंदर जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया आर द स्टैंडर्ड्स दैट आर यू अप्लाई इन अ फिजिबिलिटी स्टडी टू एवेलुएट द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन विच यू आर कंसीडरिंग। तो यहाँ से आप क्लियरली दे सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो एवेलुएट द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होता है। अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर पेज नंबर 138 के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको इसका ये वाला आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमसे पूछा था जी कि लिटरेचर रिव्यू शुड बी, कि हमारे पास जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो कैसा होना चाहिए, वो आर्बिट्रेरी होना चाहिए, वो नन ऑफ द अबव होना चाहिए, वो वेल अरेंज होना चाहिए, या फिर वो रैंडम बट फैक्चुअल होना चाहिए। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो हमारा शुड बी वेल अरेंज होना चाहिए, वो कोई ख़ास तरतीब के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको आर्बिट्रेरी जो है वो उसको चूज़ कर लें, क्योंकि आपने जब भी कोई भी रिसर्च रिपोर्ट लिखनी होती है तो उस रिपोर्ट को लिखते वक्त आपने उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू को ऐड करना होता है। लिटरेचर रिव्यू जो है वो हमारा रिपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो शुड बी वेल अरेंज होना चाहिए। वेल अरेंज का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो सबसे पहले स्टडी हुई है उसको आपने सबसे पहले डिस्कस करना है, फिर आपने उसके बाद और जब के 2022 तक जितनी भी रिसर्चेज हो चुकी हैं आपने उनको उनके सालों के हिसाब से जो है वो डिस्कस करना है। ये नहीं हो सकता है कि आप जो है वो 2010 में जो रिसर्च की गई है उसको आप पहले लिख लें और जो 2022 में लिखी गई है उसको आप बाद में लिखें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस तरह हमारे पास उसकी रिसर्च हुई है आपने उसी तरतीब के साथ उसका लिटरेचर रिव्यू जो है वो ऐड करना होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे वेल अरेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से था जी कि अ प्रोग्रेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशन, कि हमारे पास जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है जब भी हम उसको तैयार कर रहे होते हैं तो हम 2 तरह की सूरत हाल के लिए उसको तैयार करते हैं। फर्स्ट वन, द वन टेल्स अबाउट अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड बी द अदर टेल्स अबाउट, कि पहला जो पार्ट होता है वो तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में होता है, कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहे हैं तो आपने उसकी प्रोग्रेस के बारे में जो है वो आपने अपने जो सीनियर होते हैं उनको आपने बताना होता है। लेकिन जो दूसरी वजह होती है वो किस तरह की हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट होती है, तो वो वजह होती है जी हमारे पास ऑल प्रोजेक्ट्स, द अदर टेल्स अबाउट ऑल प्रोजेक्ट्स। यानी कि दूसरी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो ये होती है कि आप इस वक्त एक वक्त के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे आपने उन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो अपनी प्रोग्रेस जो है वो रिपोर्ट करवानी होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल प्रोजेक्ट्स होगा। तो इसका भी अगर आप आंसर अपने हैंडआउट्स के अंदर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर जो लाइन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि योर प्रोग्रेस रिपोर्ट शुड टेल अबाउट योर वर्क ऑन ऑल योर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड टाइप होती है उसके अंदर हम
ऑल प्रोजेक्ट के बारे में हमने जो है वो आगे रिपोर्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 था जी कि डैश इज अ वे टू एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च, कि आपने जो भी रिसर्च की है आप उसकी इंपॉर्टेंस को किस तरह जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, किस तरह जो है वो अपने रीडर को मुतमईन कर सकते हैं कि आपने जो रिसर्च की है वो वाकई ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कोई ना कोई वैल्यू रखती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास रिव्यूइंग लिटरेचर हो जाएगा। तो हमारे पास जब भी हम किसी लिटरेचर को रिव्यू कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम अपनी रिसर्च की इंपॉर्टेंस को शो कर रहे होते हैं कि मैंने जो है वो इन आर्टिकल्स के ऊपर या इन रिसर्चेज के ऊपर जो है वो पढ़ा हुआ है, मैंने ये वाले फलां जो है वो रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी हुई हैं और उसके बाद मैं जो है वो अपना जो गैप ढूंढा है मैंने, और फिर उस गैप को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो अपनी रिसर्च लिख रहा हूँ। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो रिव्यूइंग लिटरेचर होगा। तो इसका आंसर भी आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप पेज नंबर 132 के अंदर जाते हैं तो जहाँ पे मैंने वो लाइन जो है वो हाईलाइट भी कर दिया कि जिसके अंदर लिखा हुआ कि राइटर यूजुअली डू दिस बाय रिव्यूइंग द प्रीवियसली पब्लिश्ड लिटरेचर, को जो हमारे पास प्रीवियस पब्लिश्ड लिटरेचर होता है उसको यूज करके जो है वो हम अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि एन डैश रिपोर्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि इसमें से वो कौन सी रिपोर्ट की किस्म है जिसके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है यानी कि जो इब्तदाई हिस्सा होता है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंसीडर दीज अल्टरनेटिव्स, कि आपने जो भी अल्टरनेट सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया है हम इसको क्यों यूज़ करेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बेसिकली आपकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगा। तो इसका भी आंसर आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप पेज नंबर 135 के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है हमारे पास जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर वो होता है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंसीडर दीज अल्टरनेटिव। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ द कोर्सेज ऑफ एक्शन यू स्टडीज इज कॉल्ड डैश, कि हमारे पास जो है जब आपने टोटल जो असेसमेंट करनी होती है कितनी भी हमारे पास फिजिबिलिटी और कोर्सेज ऑफ एक्शन की, तो वो आप कौन से स्टेप के अंदर कर रहे होते हैं, यानी कि आपने वो बताना है कि वो रिपोर्ट का कौन सा स्टेप होता है जिसके अंदर आपने जो है वो जितने भी हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं आपने उनकी ओवरऑल असेसमेंट करनी होती है। तो वो बेसिकली आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे कंक्लूजन होगा, क्योंकि अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर जाते हैं तो पेज नंबर 140 के अंदर जो है वो ये वाली लाइन लिखी हुई है जो कि आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि योर कंक्लूजन आर योर ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द फिजिबिलिटी ऑफ द कोर्सेज ऑफ एक्शन यू स्टडी, कि आपके पास जो कंक्लूजन होगा उस वाले पार्ट के अंदर जो है वो आपने जो है वो जितने भी हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल होंगे आपने उनकी बारी बारी जो है वो ओवरऑल असेसमेंट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड डैश आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोग्रेस रिपोर्ट, के प्रोग्रेस रिपोर्ट के जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसमें हमारे पास एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग होती है, तो सेकंड हमारे पास उसमें क्या होता है, उसमें ऑप्शन हमारे पास दे दिए थे जी लर्नेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ द अबव या स्टेबिलिटी। तो वो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगा कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी ये दो चीज़ें होती हैं जो कि मेन ऑब्जेक्टिव होती हैं हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट के। तो इसका आंसर भी आपको आपके हैंडआउट्स के मिल जाएगा। जब आप पेज नंबर 141 के अंदर जाते हैं तो प्रोग्रेस रिपोर्ट का जो लेक्चर जब स्टार्ट ही होता है तो उसके स्टार्ट के ऊपर ही जो है वो ये वाली लाइन जो है वो लिखी हुई है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट की जो सबसे लास्ट लाइन है कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी होगी वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो जी इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ एन एम्पिरिकल रिपोर्ट द राइटर आंसर द रीडर क्वेश्चन व्हाई इज द रिसर्च इंपॉर्टेंट टू अस, के हमारे पास जो एम्पिरिकल रिपोर्ट होती है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है क्या उस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन है जी कि व्हाई इज द रिसर्च इंपॉर्टेंट टू अस, के ये वाली जो रिसर्च है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आपने रीडर को बताना होता है कि रीडर के लिए ये वाली रिसर्च जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो हमने बताना था कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगी। जब आप एम्पिरिकल रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे उस वाले लेक्चर के अंदर जो है वो आपने ये चीज़ देखेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम अपने रीडर से जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उसमें ये वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड करते हैं कि व्हाई इज द रिसर्च इंपॉर्टेंट टू अस। तो अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर पेज नंबर 130 के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एम्पिरिकल रिपोर्ट के अंदर उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका व्हाई इज द रिसर्च इंपॉर्टेंट टू अस होता है। तो इसलिए आपने जो है वो वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट इज हेल्पफुल इन रेप्लिकेटिंग द एक्सपेरिमेंट, कि इसमें से वो कौन सी मेथोडोलॉजी होती है कि जो हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है वो एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसके ज़रिए अगर आपका एक्सपेरिमेंट जो है अगर कोई दूसरा बंदा भी उसको रिपीट करना चाहता है, उसको रेप्लिकेट करना चाहता है यानी कि उसकी कॉपी करना चाहता है तो वो उसको कर सकता है। तो क्या आपने बताना है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो वाला पार्ट होता है आपकी रिपोर्ट का
कि जिसके अंदर ये वाली चीज़ लिखी होती है कि अगर आप उसके मेथड को फॉलो करोगे तो आप उसके किए गए एक्सपेरिमेंट को कॉपी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास जो रिसर्च मैथडोलॉजी होती है वही वो वाला पार्ट होता है हमारी रिपोर्ट का, जिसके अंदर हम जो है वो डिटेल लिखते हैं अपने मेथड की, जिसको फॉलो करके कोई भी बंदा जो है वो हमारे एक्सपेरिमेंट को कॉपी कर सकता है, रिपीट कर सकता है। तो ये वाला आंसर भी आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप पेज नंबर 133 के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली जो है वो उसने यह लिखा हुआ कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प योर रीडर रिपीट योर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे उसने रिपीट का वर्ड यूज़ किया है, तो उसका मतलब रेप्लिकेट करना ही होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा और इसको आपने ट्रू स्टेटमेंट के अंदर इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो था उसमें उसने हमसे पूछा था कि इन अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और गोल दैट इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वंस डैश। कि हमारे पास जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो उसका प्रॉब्लम ऑफ अ गोल होता है वो क्या होता है, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम उसको देखते हैं। तो वो आपने यहाँ पे एम्प्लॉयर का आंसर जो है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारे पास जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है वो हमने जब भी लिखनी है वो हमने अपने एम्प्लॉयर या जो हमारा क्लाइंट होगा उसको हमने मद्देनजर रखते हुए, उसको हमने जहन में रखते हुए जो है वो लिखनी होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे एम्प्लॉयर होगा। इसका भी आपको आंसर जो है वो आपके हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगा। पेज नंबर 137 के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रॉब्लम और अ गोल दैट इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एम्प्लॉयर और क्लाइंट। तो एम्प्लॉयर या क्लाइंट जो है ये हमारे पास यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो 10 क्वेश्चन पूछे गए तो वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। तो जिसकी मैंने आपको हर क्वेश्चन की जो है वो डिटेल भी बताई है और उसको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह जो है वो उसके आंसर आपके हैंडआउट्स के अंदर मिल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।